बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो जॉब वैकेंसी आई है कॉर्पोरल और एएसआई की हम रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके साथ दूसरे सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ही इज़ इंटरेस्टेड डेरिश लर्निंग न्यू स्किल। तो यहाँ पे आपने जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो बताना है। पहला ऑप्शन है एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी विथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हम बात करें तो ये आ जाता है इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है कि क्यूरियोसिटी आर लाइकिंग फॉर एन एक्टिविटी। ठीक है, और शी इज़ इंटरेस्टेड डेट इज साइंस, इन साइंस। दे आर इंटरेस्टेड डेट इज जॉब, इन जॉब। ही इज़ कीन डेरिश क्रिकेट। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो ऑन लगेगा। वैसे इंटरेस्टेड और कीन दोनों सिनोनिम ही है, लेकिन इंटरेस्टेड अपने साथ प्रीपोजिशन जो है वो इन लेता है और कीन जो है वो अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है शी कंग्रेचुलेटेड मी डेरिश माई सक्सेस। तो यहाँ पे भी आपने प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। पहला जो ऑप्शन है वो ऑन है, ऑप्शन बी जो है वो फॉर, ऑप्शन सी जो है वो एट, ऑप्शन डी जो है वो विथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑन। शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। कंग्रेचुलेटेड ऑन वो होता है किसी भी अचीवमेंट या इवेंट पर जो है वो बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, कंग्रेचुलेटेड हिम डेरिश प्रमोशन, अभी उसने मतलब मुबारकबाद दी प्रमोशन पर। तो कंग्रेचुलेटेड यहाँ पे भी ऑन प्रपोजिशन लगेगा। वही कंग्रेचुलेटेड हर डेरिश रिजल्ट ऑन रिजल्ट। ठीक है, लेकिन कंग्रेचुलेट ऑन प्रपोजिशन लेता है लिंक, लेकिन थैंक्ड हिम डेरिश हेल्प फॉर हेल्प। तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो फॉर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच वाज पोस्टपोन्ड डेरिश रेन। जो मैच है वो उसको मंसूख किया गया बरसात की वजह से। तो यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सा लगेगा? ऑप्शन ए जो है बिकॉज, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ, ऑप्शन सी ड्यू, ऑप्शन डी जो है वो सिंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द मैच वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ रेन। अगर एक्सप्लेनेशन में हम बात करें तो बिकॉज ऑफ जो है वो नाउन के साथ फॉलोड किया जाता है। मतलब कि बिकॉज ऑफ होगा और उसके बाद जो है फ़ौरन वो नाउन होगा। ठीक है, हियर रेन इज़ अ नाउन। जो बरसात है ये नाउन है, तो इसके आगे जो है वो बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन लगेगा। फ्लाइट डिले डेरिश फोग बिकॉज ऑफ फोग। यहाँ पे फोग जो है वो क्या है? नाउन है, तो इससे पहले क्या लगेगा? बिकॉज ऑफ। ठीक है, स्कूल क्लोज्ड डेरिश हेवी रेन बिकॉज ऑफ हेवी रेन। तो यहाँ पे हेवी रेन भी जो है वो क्या है? हमारा नाउन है। उसके बाद ही स्टे होम डेरिश इलनेस बिकॉज ऑफ इलनेस, मतलब वो घर में है क्यों? बीमारी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है बिकॉज ऑफ लगेगा, क्योंकि इलनेस जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन है ग्रामर में, पार्ट ऑफ स्पीच में। उसके बाद है चूज़ करेक्ट इनडायरेक्ट। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। यहाँ पे आपको नरेशन दी गई है, इसका करेक्ट आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से। ठीक है, तो नरेशन का जब भी आप रील्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि ये वाला और ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जो बंदा उसको नरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है पहला रूल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ही सेड आएगा तो फिर हम जुमले को जो है वो अंदर वाला सिर्फ जो है उसको हम तब्दील करेंगे। और तब्दील कैसे करेंगे कि अगर वो प्रेजेंट का होगा तो उसको हम पास्ट में तब्दील करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हम पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में तब्दील करेंगे। दूसरा रूल आपको ये पता होना चाहिए कि ही सेड
जब सेड है वो टोल्ड में भी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो तब ही पॉसिबल होता है जब इसके पास कोई पहले वाले पार्ट में जो है उसके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो। अगर होता शी सेड टू मी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता, तो तब हम इसको सेड को टोल्ड में तब्दील करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, शी सेड ही लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, फिर हम सेड को सेड ही रहने देखें, टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि सेड टू मी जो है वो कन्वर्ट करते हैं हम टोल्ड में, ठीक है। टोल्ड मी होता है लेकिन टोल्ड टू मी नहीं होता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा टोल्ड में, तो सी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड और डी ऑप्शन जो है थर्ड, शी सेड डेट। यहाँ पे आप जो है वो मुकम्मल पढ़ लें, शी सेड डेट, शी सेड डेट, शी सेड मी, ये तो मी नहीं होगा, शी सेड टू मी अगर आता तो वो एक अलग बात थी, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्यों, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो इन्वर्टेड कामास की जगह हम डेट लिखते हैं, तो वो ऑप्शन डी में नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए और बी बचते हैं, शी सेड डेट शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, और ऑप्शन बी जो है शी सेड डेट शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी में तो इसने कोई भी टेंस वगैरह तब्दीली नहीं किया, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर हम एक्सप्लेनेशन में बात करें तो ये अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे ही सेड आई हैव ईटन, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड डेट ही हैड ईटन, ठीक है। दे सेड वी हैव अराइव्ड, दे सेड डेट दे हैड अराइव्ड। यहाँ पे टेंस को तब्दील किया है। आई सेड आई हैव फिनिश्ड, आई सेड आई हैड फिनिश्ड, तो यहाँ पे टेंस वगैरह इसने तब्दील किया है। दूसरा हम आगे जाके इसकी देखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट को जो है वो तब्दील करते हैं, वो भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ स्केयर। स्केयर का जो है वो एंटोनिम बताना है, अबंडेंट, रेयर, फ्यू, लेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अबंडेंट हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन रेयर, फ्यू, लेस जो है ये सिनोनिम है इसके, ठीक है, स्केयर के, जिसकी मतलब है किल्लत, किसी चीज़ का कम होना। लेकिन अबंडेंट जो है वो उसका अपोजिट है, जिसका मतलब है बहुत बड़े तादाद में होना, ठीक है। यहाँ पे स्केयर मीन्स लिमिटेड या रेयर, और इसका अपोजिट जो है वो अबंडेंट हो जाएगा। पेंटीफुल जो है वो उसका जो है वो भी अपोजिट है, ठीक है। अबंडेंट या पेंटीफुल ये दोनों सिनोनिम है आपस में। रेयर जो है वो कॉमन का एंटोनिम है, फ्यू जो है वो मैनी का एंटोनिम है, तो ये आपको इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ करेज। करेज का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए फेयर, ऑप्शन बी ब्रेवरी, ऑप्शन सी वीकनेस, ऑप्शन डी जो है वो पैनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेवरी, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है। करेज का मतलब होता है बहादुरी, हिम्मत, ठीक है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन में बात करें तो इसका जो सिनोनिम है वो ब्रेवरी है, या इसको हम विल्योर भी कहते हैं। और ब्रेव जो है उसका सिनोनिम करेजियस है, और बोल्ड जो है वो डेयरिंग का जो है सिनोनिम है, और कोवर्ड का जो एंटोनिम है वो ब्रेव है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, ही रिजाइन डेडिश द पोस्ट लास्ट वीक। मतलब उसने जो है लास्ट वीक पोस्ट से रिज़ाइन दी। वैसे अगर ग्रामेटिकली देखा जाए ना, रिज़ाइन तो ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो एरर है इसमें, ही रिज़ाइंड, इसका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ, ठीक है।
ये हिमसेल्फ यहाँ पे रिजाइन के बाद हिमसेल्फ भी आएगा। हिमसेल्फ डेडिश द पोस्ट लास्ट वीक फ्रॉम ऑफ फॉर या डी ऑप्शन 8, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट लास्ट वीक। अगर हम बात कर लें तो रिज़ाइन की रिज़ाइन हमेशा अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, जिसका मतलब होता है लीविंग। ठीक है, फ्रॉम जॉब या पोजीशन। रिज़ाइंड डेडिश जॉब फ्रॉम जॉब, रिटायर डेडिश सर्विस फ्रॉम सर्विस, और विड्रा डेडिश रेस फ्रॉम रेस। तो इसका मतलब है रिज़ाइंड, रिटायर और विड्रा जो है वो अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हैं। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल डेडिश सिक्योरिटी। ऑप्शन ए जो है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम बात कर लें तो रिस्पॉन्सिबल जो है वो ड्यूटी या चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। रिस्पॉन्सिबल डेडिश ड्यूटी फॉर ड्यूटी, अकाउंटेबल डेडिश एक्शन फॉर एक्शन, फेमस डेडिश ऑनेस्टी फेमस फॉर ऑनेस्टी। जैसे हम बहुत सारे ऐसे किस्से पढ़ते हैं, जैसे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ इज़ फेमस फॉर इट्स जस्टिस एंड, तो यहाँ पे भी देखो जस्टिस की वजह से मशहूर था, तो फेमस फॉर। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड फेमस, ये अपने साथ जो है वो फॉर प्रीपोजिशन लेते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द आंसर्स डेडिश करेक्ट। आर करेक्ट, इज़ करेक्ट, वर करेक्ट, बी करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा इज़। ठीक है, क्यों इज़ होगा, यहाँ पे अगर बज़ाहिर देखा जाए तो आंसर से उसके बाद यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हमारा जो वर्ब है उसके साथ वो भी प्लूरल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर। तो नाइदर जो है ना, नाइदर की स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली नाइदर हो गया, आइदर हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा वर्ब लगता है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब नाइदर होगा, उसके बाद आपका जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा ऑफ द आंसर्स। यहाँ पे देखिए आंसर्स जो है वो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इज़ हो जाएगा। नाइदर ऑफ द आंसर्स डेडिश करेक्ट। यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन की सारे क्वेश्चन से कंपैरिजन की जा रही है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब लगता है, और फॉर्मल या एग्जाम्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ईच ऑफ द बॉयज़ डेडिश प्रेजेंट। मतलब कि बॉयज़ में से हर एक जो है वो मौजूद था इज़। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डेडिश एब्सेंट इज़ एब्सेंट, आइदर ऑप्शन डेडिश फाइन इज़ फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, नाइदर, ईच, नन, आइदर, तो ये हमेशा अपने साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब एग्री करते हैं। सही है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद है आई प्रेफर टी डेरिश कॉफ़ी। मैं चाय को कॉफ़ी पर प्रेफर देता हूँ। तो इसका जो प्रीपोजिशन है देन है, टू, विथ, फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू। ठीक है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अगर एक्सप्लेनेशन में हम बात कर लें तो प्रेफर जो है ना वो टू प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, और ये जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। प्रेफर वॉकिंग डेडिश रनिंग, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। ठीक है, आई प्रेफर रीडिंग टू मूवीज़, आई प्रेफर समर टू विंटर। तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद है पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड। पाकिस्तान का सबसे सिविल अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है? पहला ऑप्शन है निशान इम्तियाज़, ऑप्शन बी निशान हिलाल इम्तियाज़, ऑप्शन सी सितारे इम्तियाज़, ऑप्शन डी तमगा इम्तियाज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो निशान इम्तियाज़ जो है वो सिविल अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का। अगर मिलिट्री अवार्ड की बात की जाए तो वो निशान हैदर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निशान इम्तियाज़ जो है वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान है, और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर है। सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो हिलाल इम्तियाज़ है, और सितारा इम्तियाज़ जो है
वो सिविल अवार्ड है। ठीक है, सितारा इम्तियाज़ ये पूछा जाता है कि कौन सा अवार्ड है, सिविल अवार्ड है या मिलिट्री अवार्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? सिडनी है, मेलबोर्न है, कैनबरा है या पर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। ये बहुत एग्जाम्स में जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको कैपिटल एंड करेंसी का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे कैनबरा इज़ ऑफिशियल सिटी और सिडनी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जिनका कैपिटल सिटी भी होता है वही, और वही सिटी जो है सबसे बड़ा सिटी होता है, लेकिन यहाँ पे कैनबरा जो है इसका ऑफिशियली कैपिटल है और सिडनी जो है वो सबसे बड़ा शहर है। तो बड़ा शहर पूछा जाए तो सिडनी और कैपिटल सिटी पूछा जाए तो कैनबरा। उसके बाद कैपिटल ऑफ कनाडा पूछा जाता है ओटावा है, कैपिटल ऑफ टर्की पूछा जाता है एनकरा है, कैपिटल ऑफ नाइजीरिया पूछा जाता है अबूजा है। तो ये पता होना चाहिए फेमस कंट्रीज़ का। द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर टू कॉन्कर सिंध वॉज, मुसलमान कमांडर जिसने सबसे पहले सिंध को फतह किया वो कौन थे? महमूद गजनवी था, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद या सलाहुद्दीन अयूबी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो 712 AD में सिंध को फतह किया था। कॉन्कर ऑफ स्पेन, स्पेन को जो है वो तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था, और फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर जो है वो बाबर है, और बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में लड़ी गई थी और बाबर ने जो है उसको फतह किया था। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन सनलाइट, कि कौन सा विटामिन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होता है, पैदा होता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन डी जो है वो स्किन में मौजूद होता है, जो सनलाइट के ज़रिए हासिल किया जाता है। विटामिन सी जो है वो सिट्रिक जितने भी होते हैं खट्टे मेवात वगैरह उसमें होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लीमन हो गया, तो उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन ए जो है वो कैरेट्स में होता है, गजरों में होता है। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर बंदा कैरेट्स का ज़्यादा यूज़ करे तो वो इम्प्रूव हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन है अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन, अर्थ जो है वो एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 12 घंटे में, 24 घंटे में या 30 घंटे में या 48 घंटे में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटे में। ठीक है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में मुकम्मल रोटेट करती है, मतलब ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये एक्सिस बनी हुई है, तो यहाँ ये वाली पॉइंट दोबारा ऐसे घूम के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है इसको? 24 घंटे। ठीक है, और जो पूरा मुकम्मल है सूरज की चौधारी वो 365 दिन में घूम कर आती है, और 365.25 में। ठीक है, मतलब कि ये समझ लो कि हर साल में जो है एक साल में 365 और 6 घंटे। ठीक है, अगर घंटे में बात की जाए तो फिर ये होता है कि दूसरे साल में क्या होता है कि 365 और ये 0.50 हो जाता है, फिर तीसरे साल में 0.75 हो जाता है, और चौथे साल में जो है ये कंप्लीट 1 हो जाता है, तो एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हर चौथे साल जो है वो एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लेप ईयर कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। अगर वैसे घंटे के हिसाब से बात की जाए, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, दूसरे साल में 6 इसमें ऐड करो, फिर तीसरे साल में फिर 6 घंटे ऐड करो, फिर चौथे साल में 6 घंटे और मज़ीद ऐड करो, तो ये कितने हो जाएंगे? 12 और 18 और 24, तो 24 घंटे बन जाते हैं, जो पूरा हमारा एक दिन बन जाता है, जिसको हम लेप ईयर कहते हैं। ठीक है, और मून का जो है वो ये मोस्टली पूछा जाता है कि मून अपना रोटेशन जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो वो 27.3 डेज़ में। ठीक है, इतने दिनों में अपनी ज़मीन की चौधारी जो है वो एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल पोएट कौन है? फैज़ अहमद फैज़ है या अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, जोश मलिउद्दीन है या अहमद फराज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं, और नेशनल एंथम जो है वो हाफिज़ जालंधरी ने लिखा था। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो जासमिन है, और नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है।
17 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है एरिया के लिहाज से? पंजाब है, सिंध है, केपी के है या बलूचिस्तान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बलूचिस्तान। ठीक है, और बलूचिस्तान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब बड़ा है, और कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान वो कोयटा है, और एरिया के लिहाज से सबसे छोटा जो है वो केपी के है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला कौन सा है? H2O, CO2, NaCl या O2? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H2O। उसके बाद वाटर का जो है H2O फार्मूला है, और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, NaCl जो है वो साल्ट का है, और O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान। कुरान मजीद में सबसे छोटी जो है सूरत कौन सी है? सूरह अल कौसर, सूरह अल इखलास, सूरह फातिह, सूरह नास? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सूरह अल कौसर जो है वो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। यहाँ पे देखें सबसे छोटी सूरत जो है वो सूरह अल कौसर है, और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत जो है वो सूरह अल बकरा है, और आयतुल कुर्सी जो है वो सूरह अल बकरा में ही मौजूद है। तो ये भी पूछा जाता है। प्रोटेक्शन सूरह जो है वो अल फलक एंड अल नास को जो है प्रोटेक्शन सूरत कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से शुरू होती है? तिब्बत से, कश्मीर से, पंजाब से या सिंध से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तिब्बत से शुरू होती है, और अरबियन सी में जाके फॉल करती है। ठीक है, इंडस रिवर अगर लेक पूछा जाए, मनासरोवर तिब्बत से शुरू होती है, और झेलम जो है वो कश्मीर से शुरू होती है, और इंडस फ्लोज जो है वो अरबियन सी में जाके फ़्लो करती है, ख़त्म होती है, और इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है ज़कात बिकम ओब्लिगेटरी इन। ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ की गई थी? पहली हिजरी में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरी हिजरी में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ज़कात जो है वो दूसरी हिजरी में, और रोज़ा जो है वो भी दूसरी हिजरी में, और हज जो है वो 9 हिजरी में, और चेंज ऑफ किबला जो है वो 2 हिजरी में। ये मेजर इवेंट्स हुए थे जो आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। 22 क्वेश्चन है फर्स्ट हिजरी ईयर स्टार्टेड फ्रॉम। कि पहला हिजरी साल जो है वो कब शुरू हुआ था? बैटल ऑफ बदर के दौरान, माइग्रेशन टू मदीना, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है माइग्रेशन टू मदीना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो तब से हिजरी साल जो है वो शुरू हुआ। तो ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें तो ये हिजरी कैलेंडर जो है तब शुरू हुआ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुआ, और मक्का जो है वो 8 हिजरी में फ़तह हुआ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा पढ़ा वो 10 हिजरी को पढ़ा। उसके बाद 23 क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कब पैदा हुए? 570 एडी में, 580 में, 590 में या 600 एडी में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 570 एडी में पैदा हुए, और उस साल को जो है वो आमुल फील भी कहा जाता है, यानी ईयर ऑफ एलिफेंट, जब काबतुल्लाह पे जो है वो इब्रा ने हमला किया था हाथियों के ज़रिए। ठीक है, तो तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और सबसे पहली जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई वो 610 एडी में हुई, और हिजरत जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 एडी में की। ठीक है, और विसाल जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहलत कर गए वो 632 एडी में कर गए। तो ये मेजर इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टोटल इस्लामिक मंथ जो है टोटल कितने हैं? 10, 11, 12 या 13? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 है। ठीक है, 12 है, जिसको हम लूनियर मंथ भी कहते हैं, और रमज़ान शरीफ जो है वो 9वां महीना है, और मुहर्रम जो है पहला महीना है, और ज़ुल्हज जो है वो 12वां महीना है। तो ऐसे महीनों के नाम भी लेकर पूछे जाते हैं कि कौन सा महीना है, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है खत्म नबियन जो है वो किसके बारे में कहा गया है?
फर्स्ट प्रॉफिट के बारे में, लास्ट प्रॉफिट या बेस्ट प्रॉफिट, या ऑप्शन डी मैसेंजर। तो ये जो लफ्ज़ है वो आखिरी नबी के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और रसूल की लफ्ज़ लगवी माना है मैसेंजर, और अल अमीन की लगवी माना है ट्रस्टवर्दी, एंड सादिक की जो मीनिंग है वो है ट्रूथफुल। तो ये जितने भी इस्लामिक में आपकी लगवी माना है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, इफ़ 3x इज इक्वल टू 27 देन x इज इक्वल टू वाट। तो ये बिल्कुल लीनियर पॉलिनॉमल है, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 27/3। तो टेबल लगाएं 9 की, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डिवाइड किया है और यहाँ पे ये पता चल गया। अगर हम यही बात करें इन प्रॉब्लम के लिए 4x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये कितनी दफ़ा 5 दफ़ा टेबल लगेगी। अगर सेम बात करें 2x इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे x के साथ 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9, ये 9 आ गया। सेम इसी तरीके से 5x इज इक्वल टू 25 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 25 को आप 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 5। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट देन 3 किलोमीटर नॉर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप जो है वो ग्राफ बना लें और डायरेक्शन दे दें, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शन आपने लगा दिए। अभी आपने क्या करना है कि पहले ये हमारी ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से क्या किया है 5 किलोमीटर टू द ईस्ट। अभी ये 5 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। उसके बाद देन 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ, यहाँ से फिर इसने 3 किलोमीटर इधर जो है वो सफ़र किया है, ठीक है। अभी कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ से हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो ये अगर आप देखो तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो सेम इसी तरीके से उसका क्या मतलब है, ये देखो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ये वाली साइड, और ये जो है ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गई। तो सेम इसी तरीके से अगर आप वैल्यू इसमें पुट करें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ये हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे p का वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसको टेबल लगाएंगे तो ये 25, और इसका जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बनेंगे 34, और ये h स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रेडिकल 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप जो है वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी इसने यही बताया है कि किस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से ये जो है ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अभी 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, फिर 4 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, फिर ये 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, तो फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, और 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 9 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ये 5। तो ये पहले वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये दो जो है वो आप खुद करके, मैंने आंसर भी बता दिया है लेकिन आप अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट टर्म। यहाँ आपको ये सीक्वेंस दी गई है, अभी नेक्स्ट टर्म बताना है कि कौन सा होगा। 2, 4, 7, 11, 16, उसके बाद कौन सा आएगा 20, 21, 22 या 23। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 22 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से हम इसका फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो 2 और 4 के दरमियान कितने का डिफरेंस है 2 का, फिर 4 और 7 के दरमियान 3 का, फिर 4 और 11 के बीच में 4 का, फिर 11 और 16 के बीच में कितने का 5 का डिफरेंस है। आगे जो आएगा वो 6 का डिफरेंस आएगा, तो 6 इसमें ऐड करें, 16 और 6 कितने बन जाएंगे 22। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि अगर आप पहले 2 इसमें ऐड करो तो 4 बन जाएंगे, फिर 3 ऐड करो तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगी। और सेम इसी तरीके से आपके पास ये 3 सीक्वेंस दी गई है कि 1 है, फिर 3 है, फिर 6, फिर 10, फिर आगे क्या आएगा। यहाँ पे देखो कितने ऐड किए हैं, 2, यहाँ कितने किए हैं, 3, यहाँ कितने किए हैं, 4, अभी आगे कितने होंगे, 5, तो ये 15 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो है आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 29 क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। अभी हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का क्या फार्मूला है कि जितने भी ऊपर नंबर दिए गए हैं उसको ऐड करो और उनकी तादाद कितनी है तो उससे डिवाइड करो। तो ऊपर कितने हैं, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 और डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो 15 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर वालों को आपस में ऐड करो और डिवाइड बाय 5 करो तो 75 डिवाइड बाय 5 = 15 जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सेम इसी तरीके से आप एवरेज निकालो, 2 + 4 + 6 की डिवाइड करो 3 से, ये कितने बन जाएंगे, 4 और 2 6 और 6 12, 12 डिवाइड बाय 3 करो तो ये 4 आ जाएंगे। तो एवरेज जो है इसकी ये निकल आएगी। एवरेज 10 और 20 की निकालो तो ये कितनी आ जाएंगी, ये 30 हो जाएंगे, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, और 3 6 और 9 की कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। तो एवरेज का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस यही है कि जितने भी ऊपर नंबर दिए गए हैं उनको ऐड करो और जितने नंबर तादाद है उससे डिवाइड करो, आपकी एवरेज निकल आती है। उसके बाद है शॉपकीपर गेन्स 10% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ 500, व्हाट इज़ इट्स सेलिंग प्राइस। अगर एक बंदा है उसने एक चीज़ जो है 10% का प्रॉफिट गेन किया है और उसकी जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 500 है, तो बताओ कि उसने कितने में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 500 है, 500 की आप 10% जो है वो निकालो कि कितना प्रॉफिट होगा, तो ये कितना निकल रहा है, 50। तो अगर 50 आप 500 में ऐड करोगे तो ये 550 जो है, 550 में उसने सेल की है और उसकी जो असल प्राइस थी वो 500 थी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर 200 का चीज़ है, अगर 20% के प्रॉफिट से बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कितना बनेगा। तो सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएंगे, 40 और 200 प्लस इसमें ऐड करो 240 का, ये हो गया। फिर अगर 5% इस पे प्रॉफिट है 1000 रुपये पे, तो आप इसका परसेंटेज निकालो, 1000 का जो है वो 5% निकालो तो ये कितने हो जाएंगे, ये 50 हो जाएगा, मतलब 1050 की 10% लॉस निकालो। तो लॉस में हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम उसमें ऐड कर रहे हैं। लेट्स सपोज करो 10% ऑफ 500 का 10% कितना होगा, वो हो जाएगा 50, सिंपल। ठीक है, तो 500 में से आपने 50 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो लॉस में गई है ना, 10% लॉस है। मतलब एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल अंडे हैं वो 500 के हुए हैं, लेकिन उसमें से जो है ना 2 अंडे ख़राब निकले तो वो तो उसके नहीं बिके, तो उसको जो है वो कम कीमत में जो है वो सेल करना पड़ा, तो उसने जो है वो 450 के बेच दिए, तो अभी उसको लॉस कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो इस तरीके से आप इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। बाकी इसकी आप मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।